everybody to the new lecture of operating system. तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन 2 मिनट का, इससे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए पिछले लेक्चर में क्या हुआ था। और आज हम जो लेक्चर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कन्वीनियंस पे बात की थी हमने कि कन्वीनियंस इज नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ एनी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंसी होता है, पर्सनल कंप्यूटिंग में कन्वीनियंस होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, दोनों में क्या अंतर होते हैं। यूनी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि मेन मेमोरी में एक प्रोग्राम ही रहता है, रिसाइड करता है। मेन मेमोरी में एक प्रोग्राम रिसाइड करेगा और सिंगल प्रोग्राम ही सीपीयू में एग्जीक्यूशन पे जाता है। ये यूनी प्रोग्राम में होता है। यूनी मीन्स सिंगल, प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं ना। अगर एक सिंगल प्रोग्राम ही रहेगा रैम पे और सिर्फ वही एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू पे, तो जब तक वो एग्जीक्यूट करेगा तब उसके बाद जैसे वो खत्म होगा उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोग्राम आ पाएगा। तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो सकती है? तो पहला दिक्कत है आइडियलनेस ऑफ सीपीयू, कि जब तक एक प्रोग्राम रन करेगा तब तक और कोई प्रोग्राम मेमोरी पे नहीं रहेगा। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर पहला प्रोग्राम मेमोरी पे आएगा, यानी कि रैम पे आएगा, फिर सीपीयू पे आएगा। इस पे कहीं ना कहीं सीपीयू को कुछ टाइम आइडियल रहना पड़ेगा। आइडियल मीन्स IDLE वाला आइडियल, आइडियल वाला आइडियल। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे थ्रूपुट कम हो जाता है। यानी कि थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज नंबर ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर में होता है, यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में इस कंप्यूटर कितने ऑपरेशंस कर सकता है, इतने प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। तो इससे थ्रूपुट कम हो जाता है, यानी कि इफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये मेन ड्रॉबैक था यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जांपल के तौर पे MS DOS, सबने सुना है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, जिसमें GUI नहीं होता था, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो यूनी प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो होती थी, और टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि हमारी नीड्स बढ़ गई। ये जो प्रॉब्लम था, जो थ्रूपुट डिक्रीज कर रहा था, अब हम क्या करते हैं, तो अब हम ले आए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि क्या था, जिसमें कि जो मेन मेमोरी था, यानी कि जो रैम था, वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकता है। पर कैच इज दैट सीपीयू पे प्रोग्राम एक ही रन करेगा, लेकिन होल्ड मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकता है। तो अब ये अगर प्रोग्राम 1 रन कर रहा है तो प्रोग्राम 2 से लेके मान लेते बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं सब मेन मेमोरी में रहेंगे। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ या आगे कुछ भी हुआ उसका मैं बताऊंगा अभी क्या होगा, क्या होता है। तो जैसे ही वो खत्म होगा सीधा प्रोग्राम को सीपीयू पे आ जाएगा, उससे डिले कम हो गया, इफिशिएंसी बढ़ गई, थ्रूपुट बढ़ गया। दैट इज द थिंग। तो जो डॉस के बाद जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो सब ये अप्रोच फॉलो करता था। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम समझ गए क्या होता है। एक और चीज है, एक जनरल कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है? तो बेसिक एक ट्रेंडिंग वर्ड दोनों के दोनों। मल्टीटास्किंग जो होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि विंडोज इन्वायरमेंट में यूज होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एक यूनिक्स इन्वायरमेंट में यूज होता है। तो दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है, काम दोनों का एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दो तरह के होते हैं, हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। प्रीएम्प्टिव, यानी कि जिसका फोर्सफुल डीलोकेशन हो जाए। अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम रन कर रहा बीच में उसको कुछ कुछ लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कुछ काम याद आ गया, कंपाइलर रन कर रहा है प्रोग्राम को, बीच में कुछ काम याद आ गया तो प्रोग्राम कंपाइलर कुछ कहीं और जाके कहीं कुछ और चीज एग्जीक्यूट करने लगेगा, इस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, यानी कि उसको क्या हुआ, उसका फोर्सफुली डीलोकेशन हो गया। दिस इज नोन एज प्रीएम्पशन, दिस इज नोन एज प्रीएम्प्टिव बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब आप पूछोगे यहाँ पर ऐसा क्या काम आ गया, काम से आप क्या बोलना चाह रहे हो? काम में हो सकता है कि इसे रन करना हो, पर आगे के ऑपरेशन में क्या है, कुछ इनपुट चाहिए हो यूजर का, तो ये इनपुट लेने चला गया हो, पहला चीज। दूसरा चीज, या तो कोई इससे कोई पावरफुल जो प्रोग्राम हम ऑलरेडी रन कर रहे थे उससे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, इसका प्रायोरिटी बहुत हाई है। वो हाई प्रायोरिटी क्या होते हैं, जो प्रोसेसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है, तो क्या पता उसे वो प्रोसेस मिल जाए तो वो प्रोसेस करने गया हो इसको पीछे छोड़ के, तो वो एक रीजन हो सकता है। तो दो रीजन हमने सीखा, पहला या तो उसे इनपुट आउटपुट लेना हो, दूसरा या तो वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। उसकी वजह से यहाँ क्या हो गया, उसकी वजह से यहाँ प्रीएम्पशन हो गया। तो दिस इज नोन एज प्रीएम्प्टिव बेस्ड प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड, यानी कि ये पहले यूज होता था। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम है हमारे बोल रहा है कि आप म्यूजिक प्ले करो, दूसरा प्रोग्राम बोल रहा है आप राइट करो, तीसरा कोई वर्ड फाइल में राइटिंग करना है, तीसरा प्रोग्राम आपको वीडियो प्ले करना है।
तो जब आप पहला क्लिक करोगे, जब तक ये म्यूजिक प्ले कर रहा है तब तक ये दोनों काम नहीं हो पाएगा। जब तक ये है सीपीयू में तब तक ये दोनों काम नहीं हो पाएगा। पहले ये खत्म होगा, फिर आप राइटिंग खत्म करोगे, फिर आपका वीडियो प्ले होगा। दिस इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोग्रामिंग। अगर कुछ बीच में कोई प्रोसेस आता है तो वो उसके बाद जुड़ जाएगा। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड प्रोग्रामिंग। इससे क्या होता है, इससे कुछ दिक्कतें होती है। इससे क्या दिक्कत होती है, पहले समझते हैं ये यूज कहाँ हुआ था। सबसे पहला विंडोज आया था विंडोज 3.0 या विंडोज 3.0 भी जिसको बोलते हैं, विंडोज 3। वो सबसे पहला विंडोज था। उसमें नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच यूज हुआ था, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोग्रामिंग यूज हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस तभी खत्म होता है, एक प्रोसेस तभी खत्म होता है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन कब कब खत्म होता है, मैंने आपको बताया था। पहला, जब उसे इनपुट आउटपुट लेना हो। दूसरा, जब उसे सिस्टम कॉल मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई काम, यानी कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, जिसको प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, वो करना हो। इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? अगर मल्टीपल प्रोसेस है हमारे पास तो ये एक एक प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट करेगा, तो लास्ट वाले प्रोसेस का क्या होगा? स्टारवेशन हो जाएगा। दिस इज नोन एज स्टारवेशन ऑफ द प्रोग्राम। दिस कॉजेज स्टारवेशन ऑफ द प्रोग्राम। द मेन इसका ड्रॉबैक है स्टारवेशन होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरएक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम मल्टीपल प्रोसेस को रन कर रहे हैं तो ये इंटरएक्टिव कहाँ रहा? अगर मैं प्रोसेस 1 को क्लिक किया और प्रोसेस 5 को क्लिक किया, 2 को क्लिक किया, 3 को क्लिक किया, तो 1 पहले होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो 3 को कब का क्लिक किया था? जब तक प्रॉब्लम प्रोसेस 1 और 2 खत्म नहीं होगा तब तक 3 स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें इंटरएक्टिवनेस नहीं रही, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रही। तो ये मेन दिक्कत था हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव में। इसीलिए हम नॉन प्रीएम्प्टिव से प्रीएम्प्टिव में स्विच किए। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज 95 जो उसके बाद आए, विंडोज 10, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, ये सब के सब प्रीएम्प्टिव बेस्ड प्रोग्रामिंग होते हैं। इससे क्या फायदा हुआ हमें? इससे ये फायदा हुआ, इट हैज इंप्रूवन आवर इंटरएक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस एज वेल। ओके, सो ये हमारा फायदा हुआ, ये मेरा मेन डिफरेंस रहा। सो हाउ प्रीएम्पशन इज डन। सो प्रायोरिटी के थ्रू भी प्रीएम्पशन हो सकता है और टाइम के थ्रू भी हो सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आप जैसा मैंने बताया था आपको कि कब कब हो सकता है आउटपुट इनपुट लेने में वो मतलब एग्जिट कर सकता है, यानी कि वो सिस्टम कॉल में मतलब प्रीएम्प्ट कर सकता है कोई भी प्रोसेस। तो वही है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर ऊपर से। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपके पास डीएमए होना चाहिए। अगर हार्डवेयर में डीएमए है तो मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, एमएमयू होता है एक चीज, एमएमयू। ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले मेमोरी मैनेजमेंट में, कि मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये एमएमयू जो होता है वो एक तरीका होता है, वो एक रैम। मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप सीपीयू में कोई प्रोसेस रन करता है ना, जब कोई सीपीयू में प्रोसेस रन करता है तो सीपीयू एक एड्रेस प्रोवाइड करता है उसको। वो एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। वो लॉजिकल एड्रेस क्या बोलता है कि मुझे एक मेमोरी चाहिए। मेमोरी कहाँ से मिलेगी? मेन मेमोरी से मिलेगी। ओके, मेन मेमोरी, एक मेमोरी चाहिए उसे। तो मेमोरी लेने के लिए क्या सीपीयू जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो एड्रेस सीधा मेन मेमोरी से ले लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, सीपीयू एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो होता है लॉजिकल एड्रेस। वो लॉजिकल एड्रेस पहले कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस में, और वो फिजिकल एड्रेस के थ्रू मेमोरी एक्सेस होता है। अब एक सवाल, ये लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है? यही काम होता है एमएमयू का, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस। एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक चिप होती है जो कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। और फिजिकल एड्रेस के थ्रू हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। आप सुनना है, लॉजिकल एड्रेस के थ्रू मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, फिजिकल एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। तो लॉजिकल से फिजिकल कन्वर्ट करने के लिए एमएमयू यूज होती है। एमएमयू एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, इसीलिए इसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में जरूरी होता है। डीएमए क्या होता है? डीएमए एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि इनपुट आउटपुट लेने में हेल्प करता है। द थर्ड वन इज सीपीयू। सीपीयू जरूरी होता है नॉन प्रिविलेज मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग होने के लिए। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होनी चाहिए। तो मैंने पिछले बार ये भी बोला था कि मोड बिट अगर 0 है तो वो कर्नल मोड में है, 1 है तो वो यूजर मोड में है। कर्नल मोड मींस वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्ट्रक्शन है, यानी कि वो हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, उसे पहले खत्म करना पड़ेगा, मतलब उसे पहले मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर वो आ गया तो। और यूजर मोड प्रोसेस वो तो आम है, जो कि सब चलता है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक सवाल से। अब आप सबने सी पढ़ी है, सबको आइडिया है, तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ सी में। मेरे को ये बताओ कि हम सब यूज करते हैं सी में प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब क्या है? प्रिंट एफ, स्कैन एफ क्या है? अब अगर ये क्वेश्चन है कि ये प्रिंटर हम जो यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, इनका एक प्रोग्राम, एक कोड भी कहीं ना कहीं होगा सी में, या उसके लाइब्रेरी फाइल्स में होता है, आपको बता दो। तो उसका कोई कोड भी होगा।
तो वो कोड उसका वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर स्टोर है। तो आप में से 95% लोग बोलेंगे कि वो डॉट एच फाइल जो हेडर फाइल होती है हर वहां स्टोर है, हेडर फाइल में स्टोर है। पर आपको मैं बोलूं कि आप टोटली गलत हो। हेडर फाइल में कभी भी चीजें स्टोर नहीं होती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी हेडर फाइल में नहीं होती। या आप अभी से अच्छे से क्लियर कर लो माइंड में। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में। उनको लगता है कि जो स्कैनएफ होता है, जो प्रिंटएफ होता है, उनके सारे के इम्प्लीमेंटेशन, उसके सारे कोड हेडर फाइल में होता है। नहीं, एक्चुअली में सारे फाइल्स लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फाइल्स में होते हैं। ये सारे कोड्स, इसके सारे कोड्स, इसके सारे इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी फाइल्स में होते हैं। तो हेडर फाइल में क्या होता है, हेडर फाइल में उन लाइब्रेरी फाइल्स का कॉल रहता है। यानी कि अगर हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो लिखते हैं ना फंक्शन, जैसे सपोज फंक्शन है सम पैरेंथेसिस में एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो हेडर फाइल उन फंक्शन को कॉल करता है। यानी कि आप समझो क्लियर, एक लाइब्रेरी फाइल्स है, उसमें सारे के सारे कोड लिखे हुए हैं। ये कोड है प्रिंटफ का, इतना बड़ा कोड, ये स्कैनर का कोड है, और हेडर फाइल में उन सब का कॉल है। तो जब स्कैनफ यूज हुआ तो हेडर फाइल में क्या कॉल आया, तो आपकी सीधा उसका ऑपरेशन से लिंक हो गया। दिस इज कॉल्ड, उसको लिंकर करता है, वो बात की बात है, सी में पढ़ना है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि एक कंसेप्शन आपका दूर हुआ। अब आप बोलोगे कि कंपाइलर का काम क्या होता है। कंपाइलर का काम ये होता है कि वो सिर्फ टाइप चेक करता है, सिंटैक्स चेक करता है। आप ये भी पढ़ोगे कंपाइलर डिजाइन में, जो आप पढ़ोगे सिंटैक्सियल एरर, लेक्सिकल एरर, मतलब वो तो बात की बात है। पर अभी हम ये समझ रहे हैं कि उसका बस सिंटैक्स चेक करने का काम होता है। और फंक्शंस में इस टाइप का यूज होता है। फंक्शंस में जो भी जो प्रिंटफ होते हैं वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो लाइब्रेरी फंक्शन में ही डिफाइंड होते हैं। उसके बस जो प्रोटोटाइप होता है, फंक्शन की प्रोटोटाइप होते हैं, प्रोटोटाइप होता है हेडर फाइल में। यानी कि उसको बस डिक्लेयर्स को बस कॉल किया जाता है वहां पर। मेन उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके लाइब्रेरी फाइल्स में होता है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ देख रहे हो फॉर्क फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन है, पर ये एक आम फंक्शन नहीं है। जैसे लोग सब है, इंसान सब है, पर कुछ लोग स्पेशल होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल कॉमन मैन होते हैं। स्पेशल मीन्स जैसे सीएम, पीएम, ये सब स्पेशल मैन। ठीक है, ये सब स्पेशल कैसे है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो, हजारों कॉमन लोग हैं, पर एक सीएम आ गया, एक पीएम आ गया, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू ही अलग रहेगी। उसी तरह से फंक्शन आप कितने भी बना सकते हो। प्रिंटफ एक लाइब्रेरी फंक्शन, एक फंक्शन है। स्कैनफ एक फंक्शन है। आप कोई भी खुद का फंक्शन बना दो, सम करके एक फंक्शन बना दो, प्रोडक्ट करके एक फंक्शन बना दो, यूट्यूब करके फंक्शन बना दो, कुछ भी फंक्शन बना दो। पर एक कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर्क एक फंक्शन है, पर ये फंक्शन एक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन है, ये एक सिस्टम कॉल है। ठीक है, ये एक सिस्टम कॉल है। इसका काम क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे आप देख लो, उसका काम होता है एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना। मुझे पता है तो समझ नहीं आया, आप समझो ही मत, बस ऐसा समझो कि कुछ काम होता है, एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। सो बेसिक जो नॉर्मल, अब इनमें आप पूछोगे इनमें क्या डिफरेंस है और एक नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये बताओ। सो जब एक नॉर्मल फंक्शन को जब हम मेन फंक्शन में लिखते हैं, जब एक नॉर्मल फंक्शन को लिखते हैं तो क्या होता है, एक प्रोग्राम में एक फंक्शन लिखा हुआ है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, वो फंक्शन देखा। अब वो फंक्शन देखा तो उसमें उस फंक्शन में उसका एक एड्रेस रहता है। किसका एड्रेस रहता है, उस फंक्शन के कोड का एड्रेस रहता है। लेट्स सपोज एड्रेस है 1000, तो ये 1000 में जाएगा, मेमोरी एड्रेस 1000 में जाएगा, वो कोड उसको रन करेगा, और फिर जो उसमें जो आउटपुट होगा या उसको जो होगा उसको डिस्प्ले करेगा, या उसको आउटपुट लेके वो वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज, अब आपने सीओई पढ़ा हो तो आपने बीएसए के बारे में सुना होगा, ब्रांच एंड सेव एड्रेस। ये ब्रांच है एक, इसका एक ब्रांच वहां पर बना हुआ है। एक मेन फंक्शन, एक फंक्शन में एक था, उसका ब्रांच कहीं और बना हुआ है, तो कंपाइलर उसके ब्रांच में ट्रांसफर हो गया, इसको रन किया, फिर वापस आया, तो इस जगह पे उसका एड्रेस सेव है, उस ब्रांच का एड्रेस सेव होता है। दिस इज कॉल्ड बीएसए, ब्रांच एंड सेव एड्रेस। नाउ ये फोर्क क्या करता है, अब ये फोर्क एग्जीक्यूट करने वाला है। अब ये मेन प्रोग्राम अपना था, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर गया, अब ये फोर्क एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा। तो दिस इज कुछ अलग, ये ब्रांच एंड सेव एड्रेस नहीं है। दिस इज सुपरवाइजरी कॉल और प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे को मैंने बताया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ये कोई नॉर्मल ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल फंक्शन हो रहा, नहीं। ये फॉर्क हो गए, ये राइट हो गए, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं। सो ये क्या करते हैं, अब समझो काफी कंसेप्चुअल चीज है। ये क्या करते हैं, ये एक इंटरप्ट डेवलप करेंगे। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। यहाँ लिखा होगा, देखो इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो ये क्या करते हैं, ये इंटरप्ट डेवलप करते हैं। कौन सा इंटरप्ट डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, इंटरप्ट क्या होता है, क्लास चल रही है, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, यानी कि पूरा क्लास रुक गया। अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है, बीच में फॉर्क आ गया, यानी कि पूरा प्रोसेस रुक गया।
अब वो फॉर को पहले ट्रीट करेंगे। क्लास हो रही है, किसी बच्चे ने नौटंकी किया तो वो इंटरप्ट हो गया, तो टीचर पहले उस नौटंकी करने वाले बच्चे को ट्रीट करेंगे, उसके बाद क्लास शुरू होगी। तो उसी तरह से अब ये पहले इंटरप्ट को ट्रीट करेगा। इंटरप्ट को कौन ट्रीट करता है? इंटरप्ट को ट्रीट करने के लिए अपने कंप्यूटर में होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन उस फंक्शन, उस इंटरप्ट, उस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को, उस सुपरवाइजरी कॉल को, उस और क्या बोलूं मैं, इन सब चीजों को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल को, सिस्टम कॉल को पहले उसको निपटाएगा। उसको चलो निपटाते हैं। कैसे निपटाते हैं? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल है तो हम उसे यूजर मोड में हम हाथ तक नहीं लगा सकते, उसे यूजर मोड में हम हाथ तक नहीं लगा सकते। तो पहला काम क्या होगा ISR का? पहला काम होगा इसको यूजर मोड से कर्नल मोड में चेंज करो, ठीक है? तो कर्नल मोड में कैसे चेंज करेंगे? यूजर मोड से कर्नल मोड में चेंज करने के लिए PSW में एक्चुअली स्टोर होता है हमारा यूजर मोड और कर्नल मोड। तो आपको मैंने बताया था यूजर मोड, अब याद करो यूजर मोड क्या होता है। कर्नल मोड मतलब 0 और यूजर मोड मतलब 1, ठीक है? तो पहले 1 पे होगा ये, पहले ही 1 पे होगा, उसको काट के ये 0, पहले ये 1 पे था। PSW मैं बताऊंगा कि क्या होता है PSW, इसके बाद इसी लेक्चर में बताऊंगा PSW क्या होता है। PSW समझ लो एक जगह है या एक रजिस्टर, ऐसा मान लो एक रजिस्टर जिसमें कि मोड बिट्स सेव रहता है। तो PSW 1 पे था यानी कि यूजर बिट पे था, तो ये ISR क्या करेगा, इसको 0 पे करेगा यानी कि अभी कर्नल मोड में आ गया। अब कर्नल मोड एक्टिवेट हो गया है। अब इस इंस्ट्रक्शन को हम करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है? तो फॉर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो फॉर डिस्पैच टेबल में गया, एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस जो एग्जीक्यूट होने के बाद ये मोड को चेंज कर देगा वापस। तो 0 था, 0 मतलब कर्नल मोड था, अब ये वापस यूजर मोड में हो गया। क्या हुआ? फॉर एग्जीक्यूट भी हो गया। इसके पहले क्या हुआ? यूजर मोड टू कर्नल मोड, फिर कर्नल मोड टू यूजर मोड। दिस इज नोन एज, जब यूजर मोड टू कर्नल मोड में चेंज करते हैं या फिर कर्नल मोड टू यूजर मोड में चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं मोड शिफ्टिंग। काफी कभी कभी तो सीधा इंटरव्यू में सवाल पूछ लेते हैं व्हाट इज मोड शिफ्टिंग। तो मोड शिफ्टिंग यही होता है जब हम यूजर मोड टू कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कर चेंज करते हैं मोड बिट को, या तो मोड बिट को कर्नल मोड टू यूजर मोड में चेंज करते हैं। दिस इज नोन एज मोड शिफ्टिंग। मोड शिफ्टिंग इसे बोलते हैं। कब क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना हो, जब हमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना हो जो कि एक सिस्टम कॉल है, जो कि यूजर मोड में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे कौन एग्जीक्यूट करता है? इसे ISR एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? यही मैंने बताया, लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह, सिस्टम कॉल वगैरह। एक और बहुत जरूरी बात कि हर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन डजंट गारंटी इंटरप्ट। हर ऐसा नहीं है कि हर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट ही जनरेट कर देगा। कभी कभी कोई कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो इंटरप्ट डेवलप नहीं करते। पर अगर कोई इंटरप्ट डेवलप हुआ है तो ये तो पक्का है कि वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन ही किया होगा। ये थोड़ा सा चीजें थी। आई थिंक इतना हमें समझ में आ गया है कि इंटरप्ट क्या होता है, कैसे होता है। ये समझ में आ गया कि सिस्टम कॉल और नॉर्मल कॉल में क्या अंतर होता है। अब ये चीजें जो है, ये चीजें थोड़ी डीप नॉलेज की होती है। नॉलेज डीप होने से नहीं होता, ये चीजें समझ आ गई आपको ना, तो आप फिर कभी भूल नहीं पाओगे, आपके मन में कभी सवाल नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। अभी जनरल यूट्यूब की वीडियोस में क्या करते हैं, वो सीधा बता देंगे हाँ ये होता है, ये भी नहीं बताएंगे इंटरप्ट वगैरह के बारे में। वो बस बता देंगे हाँ इंटरप्ट वगैरह, इंटरप्ट भी नहीं बताते वो तो। वो बोलते बस सिस्टम कॉल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और इसीलिए वो जल्दी होता है। तो ये नहीं बताते कि क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, क्या उसके उसका फंडामेंटल्स क्या है। पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है वैसे। सब्जेक्ट की कुछ ब्यूटी होती है, सब्जेक्ट की कुछ मतलब एक होता है तरीका, होता है सोचने की, मतलब थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट में। तो वो बहुत जरूरी है। बाकी आप तो कर ही लोगे, मतलब ये तो बस आपको एक फाउंडेशन बनाने के लिए होता है। दिस इज द फाउंडेशन। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस। तो बहुत ही बेसिक सा मीनिंग है, हम बच्चों को पढ़ाया जाता है इस चीज की। प्रोग्राम क्या होता है? जो हम डॉट exe फाइल जो बनाते हैं, जो डॉट सी फाइल बनाते हैं, जितने भी फाइल्स बनाते हैं, वो होता है प्रोग्राम। और अगर उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने लगे तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। सो प्रोसेस इज व्हाट? प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं रखा अब। ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स यहाँ पर आपके अच्छे से लिखे हुए हैं, तो ये आप रेफर कर सकते हो। ये मैं वेबसाइट डाल दूंगा। जैसे देखो मैंने इंटरप्ट सर्विस रूटिंग के बारे में बताया, इसके बारे में पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, PSW वगैरह सबके बारे में लिखा हुआ है, तो इससे आप एक बार पढ़ सकते हो। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को काफी इनहेंस कर सकता है। अब कंप्यूटर साइंस का कोर है ये, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है ये सब चीजें। नेक्स्ट इज यही है कि प्रोसेस में क्या अंतर है। तो प्रोसेस में हमें ये पता है कि प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है। प्रोसेस क्योंकि लगातार वो सीपीयू पे कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो एक्टिव एंटिटी है। जैसे अभी जैसे मैं एक पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, ये पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, ये पीडीएफ कहीं मेरी मेमोरी में स्टोर होगा, तो कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, उस समय ये पीडीएफ प्रोग्राम था मेरा,
क्योंकि वो उस समय एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वो पैसिव था, वो ऐसा वैसा पड़ा हुआ था। पर जैसे ही मैंने इसको भी रन कर रहा हूँ, इसमें एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो ये एक्टिव है, तो यानी कि ये प्रोग्राम से बदल के प्रोसेस हो चुका है। डन, नथिंग एल्स। अब ये सब तो ठीक है, ये सब काम की चीजें नहीं है अभी। यहाँ से सीधा हम पहुंचते हैं पीसीबी में, कि पीसीबी क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पीसीबी में, पीसीबी अब याद करो, पीसीबी में मैंने क्या बताया था, पीसीबी क्या होता है, जिसमें मोड शिफ्ट हो, जिसमें कर्नल मोड हो, जिसमें मतलब यूजर मोड हो। कर्नल मोड का साइन क्या होता है, 0, यूजर मोड का 1। तो जब मोड शिफ्टिंग हो तो पीसीबी, आपने सुना था पीसीबी, आप मैं बताता हूँ पीसीबी क्या होता है। पीसीबी इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो इट इज अ ब्लॉक। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, मेरे पास एक लेट्स सपोज क्या बोलूं मैं, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस है मेरे पास, एक प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। मान लो ये प्रोसेस मेरा रन कर रहा है, ये जो पीडीएफ आप जो देख रहे हो, ये मेरा प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक, ये प्रोसेस रन कर रहा है। तो कभी भी सीपीयू में कोई प्रोसेस रन करता है ना, तो प्रोसेस रन कैसे करता है आपको ये समझाता हूँ पहले। तो ये प्रोग्राम कहीं सीपीयू में पड़ा होगा, लेट्स सपोज ये प्रोग्राम कहीं पड़ा हुआ है, तो ये प्रोग्राम है और यहाँ पर सीपीयू है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अभी सुनना क्या लगता है, ठीक है, आपको भी शायद ये लगता होगा कि ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ये प्रोग्राम सीपीयू में ऐसे जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, सीपीयू में जाएगा और यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस मेमोरी में या रैम में या अपने मेमोरी में चला जाएगा, या रैम ही मान लो, रैम है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये रैम से उठेगा, सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस रैम में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। देखो होता क्या है एक्चुअल में, कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो मान लो एक प्रोग्राम रखा हुआ है, ये प्रोग्राम, अब इसमें एक चीज होती है प्रोग्राम काउंटर, सीओए में पढ़ना होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, हर प्रोग्राम के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। तो प्रोग्राम काउंटर इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, और फिर इसको पॉइंट करने के साथ साथ प्रोग्राम ही रहेगा। अब ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स सपोज ये प्रोग्राम का नाम था P1, चलो P था, अब ये P यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। आप इसे बोल सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि इसकी कॉपी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इसकी कॉपी सी में, मतलब अपने सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगी। तो अगर ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, तो इस प्रोग्राम को कुछ आईडी भी तो होना चाहिए भाई, कोई आईडी होगा इसका। ये प्रोग्राम कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में, ये प्रोग्राम क्या ओएस, मतलब क्या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है या नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्राम की साइज क्या है, इसके लिमिट्स क्या है, इसके प्रायोरिटी क्या है, ये सब चीजें तो पता होना चाहिए। ये सब चीज कहाँ स्टोर होती है, ये जो प्रोग्राम है, ये सब चीज की कहाँ स्टोर होगी, ये सब चीज इस प्रोग्राम के पीसीबी में स्टोर होगी। जैसे हम इंसान हैं, आप इंसान हो, हम सबका क्या होता है, हम सबका एक आधार कार्ड होता है, एक बायोडेटा होता है। तो हमारी सारी डिटेल्स नेम से लेके एड्रेस से लेके डेट ऑफ बर्थ, ये सब कहाँ स्टोर होती है, ये सब हमारे आधार कार्ड में स्टोर होती है, ये सब हमारे बायोडेटा में लिखा रहता है। तो हमारे लिए हमारा बायोडेटा हमारी आइडेंटिटी है। उसी तरह से किसी प्रोसेस के लिए उसका पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसकी आइडेंटिटी है, जो कि मेमोरी में स्टोर्ड होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीबी। तो वही है, तो मोड बिट जो था, वो मोड बिट क्या था, वो मोड बिट बताता था कि वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या वो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है या वो नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है। तो ये बताता था मोड बिट। ये बताता है पीसीबी। पीसीबी में सिर्फ मोड बिट नहीं होता, पीसीबी में पॉइंटर होता है, क्या वो इंस्ट्रक्शन किसी और पॉइंटर को पॉइंट कर के किसी और प्रोसेस को पॉइंट कर रहा है, उसके उसके स्टेट्स क्या, आगे बताऊंगा स्टेट्स क्या होते हैं, उसका आईडी क्या है, उसका प्रोग्राम काउंटर नंबर क्या है, उसका रजिस्टर, मतलब जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है, उसकी लिमिट्स क्या होती है, उसकी मेमोरी कितनी है, और बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें पीसीबी में स्टोर रहती है। आई थिंक हमने इतना समझ लिया, बहुत अच्छे समझ लिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गेट में सवाल पूछते हैं, इससे सवाल पूछा जाता है, वो है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। यानी कि प्रोसेस, अब हमने समझ लिया प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस कैसे क्या करती है। अब हम समझते हैं प्रोसेस क्रिएट होने से लेके प्रोसेस एग्जीक्यूट करने तक का सारे स्टेट्स के बारे में, कि कैसे कैसे काम करता है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो लेट्स स्टार्ट। आपको बता दो, इस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मेरी हालत खराब हो गई। इससे पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, वो मेरी गलती से वो पूरी वीडियो डिलीट हो गई। अब मेरे को बहुत दोबारा शूट करना पड़ा, इसमें ये सब एक बार पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं सब कुछ। नेक्स्ट, सो न्यू एक स्टेट आ गया, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है, समझो प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस अभी मेमोरी में था, ठीक है, ऐसा समझो प्रोसेस मेमोरी में था, मेमोरी में हमने इसमें डबल क्लिक किया, तो प्रोसेस क्या हुआ, मेमोरी से उठ के कौन सी मेमोरी में था, सेकेंडरी मेमोरी में था, ठीक है, यानी कि अपने डिस्क में होगा, ठीक है, चलो डिस्क में था।
डिस्क से उठ के रैम में आ गया, यानी कि प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है। सो प्रोसेस अपने डिस्क से उठ के रैम पे आ गया, रैम पे आ गया यानी कि वो रेडी स्टेट पे आ गया, पहले किस स्टेट पे था, न्यू स्टेट पे था, न्यू स्टेट से उठ के रेडी स्टेट पे आ गया, यानी कि प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोग्राम से प्रोसेस बना, प्रोसेस क्रिएट हुआ। ऐसे मल्टीपल प्रोसेस, मान लो हमने एक दो तीन 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 प्रोसेस क्लिक किया तो तीनों प्रोसेस रैम में आ गए, एक दो तीन, तीनों प्रोसेस रैम में आ गए। अब जो पहला प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट किया, लेट सपोज वो एग्जीक्यूट किया, तो पहला प्रोसेस कहाँ गया, एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में गया, यानी कि डिस्पैच हुआ, यानी कि शेड्यूल हुआ। अब इन तीनों में से पहले कौन जाएगा, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बताती है, ये हम आगे पढ़ने वाले कितने तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, इन तीनों में से पहले कौन जाएगा, क्यों जाएगा वो, और पहले कौन जाएगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, वही जाएगा जो टाइम कम लगेगा, वो बाद की बात है, मैं बताऊंगा क्या होगा। तो पहले सीपीयू में गया, अब सीपीयू में रन कर रहा है, सीपीयू में रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्या हुआ, लेट सपोज अगर वो एग्जीक्यूट से कंप्लीट होता है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, टर्मिनेट में, और खेल खत्म, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। पर अगर वो कंप्लीट नहीं होता, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो फिर उसका क्या होता है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो दो केस में वो बाहर निकल सकता है, और आपको पता है वो दो केस क्या है, मैं चाहता हूँ आप अपने आप वहां जहाँ बैठे हो वहीं दोहराओ कि दो केस क्या होंगे। पहला, सीपीयू में एग्जीक्यूट करते करते उसे यूजर से कोई इनपुट या आउटपुट इनपुट लेना हो या कुछ आउटपुट देना हो, तब वो मतलब सीपीयू से बाहर निकलेगा। दूसरा, उसे सिस्टम कॉल, अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन आ जाए जो कि एक सिस्टम कॉल हो, जो कि एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हो, तब उसे बाहर निकलना हो, यानी कि सॉरी यहाँ पर नहीं हो, एक मिनट, ये मैंने गलती बोल दिया, यहाँ पर नहीं हो, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है इसमें कोई सिस्टम कॉल हो, प्रोसेस में ही सिस्टम कॉल होता है भाई, अगर एक रन कर रहा है और यहाँ पर फॉर्क आ गया, यानी कि कुछ भी आ गया सिस्टम कॉल, तो ये फिर कहीं और चला जाएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो सिस्टम कॉल हो, या तो उसे कुछ इनपुट लेना हो यूजर से, तब तब वो सीपीयू से उठ के ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, ब्लॉक और वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, ब्लॉक या वेटिंग स्टेट, दोनों बोल सकते हो आप, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और वो फिर वो वहां तक वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक उसका इनपुट आउटपुट लेना या सिस्टम कॉल खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये वेट करेगा, और जैसे ही इसका खत्म होता है तो फिर ये वापस रैम पे चला जाएगा और अपनी बारी आने का वेट करेगा, ताकि फिर वो सीपीयू में आ सके, तब तक वेट करेगा, और जब तक ये ब्लॉक स्टेट में, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू में आ जाएगा, ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम ना हो, सीपीयू हमेशा चलता ही रहे, अपना मेन काम क्या है, सीपीयू को घिसते रहना, सीपीयू को जितना घिसोगे उतना अपना प्रॉफिट होगा, उतना थ्रूपुट बनेगा, उतनी एफिशिएंसी होगी। तो एक सेकंड से भी कम, एक माइक्रो सेकंड, एक मिली सेकंड, एक नैनो सेकंड में हम चाहते हैं सीपीयू को खाली ना बैठने दें, सीपीयू को आइडल छोड़ना हमारा बिल्कुल ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं छोड़ना उसको, ठीक है, उसको काम करवाते रहना है, कब करवाते रहना है। अगर सीपीयू कहीं आइडियल छूट रहा है तो फिर वो हमारी गलती है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नॉट लाइक अनयूटिलाइजेशन, या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा मल्टी प्रोसेस डायग्राम के लिए, पर मल्टी प्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब आप मुझे बताओ अपने दिमाग से सोच के, अगर मुझे इसे यूनी प्रोग्रामेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो। अगर मुझे इस स्टेट डायग्राम को यूनी स्टेट डायग्राम बनाना है, यूनी स्टेट डायग्राम यानी यूनी प्रोग्रामेबल स्टेट डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा। अगर आपके सवाल का जवाब दे देते हो, समझो ये एक गेट का सवाल है, ये सेम गेट का सवाल है कि ये एक प्रोसेस डायग्राम है, इसे यूनी में बनाओ, चार ऑप्शन थे, डायग्राम बने हुए सेम। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा वो उसका आंसर होगा, तो मैं बोल चाह रहा हूँ कि आप एक बार खुद सोचो और खुद बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक आप सबने सोच लिया होगा। नेक्स्ट, हमने देखा था यहाँ पर कि हम मल्टीपल प्रोसेस आ चुके थे, ठीक है, इस यहाँ पर रैम में मल्टीपल प्रोसेस आ चुके थे, पर यूनी में क्या होता है, यूनी प्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रेडी स्टेट होता ही नहीं, प्रोसेस सीधा रनिंग स्टेट में जाएगा, जो एक प्रोग्राम होगा सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट रैम पे जाएगा, तो सीधा जब प्रोग्राम बनेगा ही वो सीधा रनिंग में आ जाएगा, और रनिंग में अगर उसका काम होता है तो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर उसे कुछ इनपुट या सिस्टम कॉल चाहिए तो फिर ब्लॉक करके वापस रनिंग में ही जाएगा। लेकिन जब तक ये ब्लॉक होके ब्लॉक में है तब तक कोई और प्रोसेस नहीं आएगा यहाँ पर, यानी कि प्रोसेस तब तक खाली है, और जैसे ही इसका ब्लॉक स्टेट खत्म होगा उसके बाद ये, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक सीपीयू में और कोई प्रोग्राम नहीं आएगा। दिस इज यूनिक प्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। तभी तो मैंने बोला था कि स्टारवेशन होता है इसमें, इसकी इंटरैक्टिवनेस नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। आई थिंक यू गॉट इट, दिस इज द गेट क्वेश्चन, जो कि सही में गेट में आ चुका है, 2020 में आया था शायद, नहीं 21 में आया था शायद। ओके, सो ये कौन सा स्टेट डायग्राम था, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट डायग्राम इसे बोलते हैं।
तो आपको आपको बोले कि ड्रॉ द 5 स्टेट डायग्राम, तो आप इसे ड्रॉ करके आना और सबको एक्सप्लेन कर देना कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक और बहुत फेमस होता है 7 स्टेट डायग्राम। तो इसमें कुछ नहीं, 2 स्टेट एक्स्ट्रा आ जाती है, दोनों स्टेट सेम होता है। इसको बोलते हैं सस्पेंड रेडी और सस्पेंड ब्लॉक। तो सस्पेंड स्टेट होता है, ठीक है, सस्पेंड स्टेट है। तो एक सस्पेंड स्टेट जुड़ता है रेडी के साथ, रेडी और रनिंग के बीच में, और एक सस्पेंड होता है ब्लॉक के बीच में, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैं ऊपर से बताता हूँ आपको, ये बहुत एडवांस चीज है, मतलब ये गेट के लिए ही है, तो आपको बस आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए। कोई 7 स्टेट डायग्राम भी कुछ होता है, बहुत पॉपुलर होता है, बहुत फेमस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सस्पेंड क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है, ठीक है, पर इसमें एक इम्पोस्टर है। इन मल्टीपल प्रोसेस में लेट्स सपोज एक इम्पोस्टर आ गया, ये एक इम्पोस्टर है। ये क्या है, ये एक सिस्टम कॉल है, एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये सीधा सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो जब ये नहीं आया था, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर रहा था अपना मस्त मस्त टाइप में एग्जीक्यूट कर रहा था ये, ठीक है। तो ये मस्त अपना रनिंग स्टेट में था, ओ ये रनिंग स्टेट में बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत मस्त टाइप में है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये देखो, अब आया ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्ट्रक्शन। अब ये बोलेगा, ओए, क्योंकि ये यूजर मोड पे चल रहा है, यूजर मोड के इंस्ट्रक्शन, हट जाओ वहां से, मुझे आना है, क्योंकि मैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हूँ, मुझे एग्जीक्यूट करना है, मेरा मेरी जो प्रायोरिटी है सबसे हाई है, तो तुम हट जाओ वहां से। तो ये अब क्या होगा, अब ये ब्लॉक स्टेट में जाएगा क्या, नहीं, ये तभी ब्लॉक स्टेट में जाएगा जब ये इनपुट आउटपुट लेगा, ये सिस्टम कॉल आएगा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये आधा जितना हुआ है उतने में ही इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, प्रोसेस को जितना खत्म हुआ है, जितना एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और आइए आइए ये आप सीपीयू इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, वो आ जाएगा रनिंग स्टेट में, और तब तक रन करेगा जब तक वो पूरा ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, तब तक वो रन करेगा और फिर वो टर्मिनेट कर जाएगा। दिस इज द थिंग। तो ये सस्पेंड स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, सेम काम यहाँ पर भी था सस्पेंड स्टेट में। तो ये होता है सस्पेंड स्टेट आने की वजह से ये बहुत पॉपुलर 7 स्टेट डायग्राम बनाया जाता है। राइट, ओके। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर देना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो इतना हमने डिस्कस कर दिया, वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है शायद, हाँ आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीपीयू से नहीं, ये शेड्यूलर के बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूलर क्या होता है और डिस्पैचर क्या होता है। डिस्पैचर के बारे में कोई पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। डिस्पैचर क्या होता है, शेड्यूलर क्या होते हैं, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। क्यू डायग्राम नहीं पढ़ेंगे, जो है सीधे शेड्यूलर पढ़ेंगे। नोट्स में आपको मैं बता रहा हूँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोट्स रेफर कर लेना। देखो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे पढ़ो, मैं क्या चाहता हूँ, आप खुद ही ऐसा चाहते हो तभी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर। आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए अंदर से। आप पढ़ाई तो बहुत करते हो, एग्जाम्स के लिए बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तो फिर क्या फायदा, ठीक है। जैसा जैसा आपको पता है कि ये इंटरप्ट वगैरह काम कैसे करती है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप खुद से बना के लिख दोगे ना, आपको प्रोसेस पता है काम करके, फंडे क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, नहीं बोलते हो आप, क्या बोलते हो उसे, एक्सेलेंस। आपको एक्सेलेंस पता है, आपको अपना एक्सेलेंस अचीव किया है, आपने एक्सेलेंस अचीव किया है, तो फिर आपके लिए तो एग्जाम्स कुछ है ही नहीं, ठीक है। डायलॉग था ना, लाइक एक्सेलेंस को अचीव करो, सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो वही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शेड्यूलर क्या होते हैं और कितने तरह के शेड्यूलर होते हैं, 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं। फिर और भी कुछ बातें करेंगे, डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर क्या काम होता है। फिर हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है और बहुत सिंपल आता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्पीड हमारी बढ़ने वाली है, मजा आपको दुगना आने वाला है, कि यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और आसान होती जाएंगी, ठीक है। मुश्किल टेंशन नहीं लेना है, मजे से पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, तो बाकी चीजें जब इतनी मजे से पढ़ते तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं मजे से पढ़े। अब खुद सोचो, हमने कंप्यूटर साइंस क्यों चुना था, हमने कंप्यूटर साइंस चुना था क्योंकि हमें उसमें मजा आता था, और मजा आता था उसके कोर चीजें पढ़ने में। अब तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर साइंस का हार्ट बोला जाता है, दिल है वो दिल। सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सबके सब लिंक्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका हार्ट होता है। आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। Next lecture will do about schedulers and dispatchers, and have a nice day. Thank you.